नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड में कल से 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। एक और सत्र को बेहतर बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने सदन के अंदर और बाहर सरकार की घेराबंदी करने की रणनीति तैयार कर ली है। चुनाव से पहले राज्य सरकार का यह आखिरी विधानसभा सत्र है। इसी क्रम में आज सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और लिहाजा सत्ता पक्ष के लिए इस सत्र को बेहतर बनाने की चुनौती होगी, तो वहीं विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ सदन के अंदर और बाहर बेरोजगारी, महंगाई, गैरसैंण जैसे मामलों पर सरकार की घेराबंदी करेगा। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं कि सत्र हंगामेदार रहने वाला है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इस हंगामेबाजी में असल मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी या फिर विपक्ष के शोर में शीतकालीन सत्र के 2 दिन यूं ही बीत जाएंगे। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़े होंगे, लेकिन आपको एक बार पहले समझा दें कि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार तमाम आपत्तियां सामने रखी गई हैं। सदन के अंदर और बाहर गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत गरमा सकती है और लोकायुक्त के मसले पर भी विपक्ष हमलावर नजर आ सकता है कि लोकायुक्त के मसले का क्या हुआ। सख्त भू कानून यात्रा को आपको बताएं कि उत्तराखंड में इस समय मुद्दा बनाया गया है और आगामी सत्र के लिए विधायकों की ओर से 250 प्रश्न कार्य मंत्रणा समिति के पास भेजे गए हैं, जिस पर यह फैसला होगा कि आखिर किन किन मुद्दों पर विमर्श होना चाहिए। आपको बताएं कि यहां पर सबसे बड़ा जो एक मुद्दा हो सकता है वो नई शिक्षा नीति को लेकर हो सकता है कि क्यों ना इसको वापस लिया जाए। विपक्ष नहीं चाहता है कि नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि इससे आमूलचूल परिवर्तन देश की शिक्षा में आने वाला है। बेरोजगारी, महंगाई, इनको लेकर कांग्रेस हमलावर हो सकती है। भू कानून और गैरसैंण के मुद्दे पर भी विपक्ष यहां पर घेरने की पूरी कोशिश करेगा और यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले के मुद्दे पर भी हंगामा बरपने के पूरे आसार हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष का कहना है कि यह पूरी तरह से प्रायोजित था, जिसके चलते यह हमला किया गया। और 9 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इसमें क्या कुछ होगा यह समझने की बहुत जरूरत है और इस बार सत्र 2 दिन चलने वाला है। इन 2 दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाए और चुनाव से पहले राज्य सरकार का यह आखिरी सत्र हो सकता है। और इसमें आपको बताएं कि आज सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें यह निश्चित किया जाएगा, कार्य मंत्रणा समिति ये बात पूरी तरह से स्पष्ट करेगी, क्योंकि नियम है कि जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो कार्य मंत्रणा समिति के पास वो तमाम विषय रखे जाते हैं जिन पर विमर्श होना बहुत जरूरी है। तमाम उन विषयों पर यहां पर पहले से रेखांकन किया जाता है कि इन विषयों पर सत्र के समय में चर्चाएं होनी है। 250 प्रश्न अब तक विधायकों की तरफ से सामने रखे गए हैं। इनमें किस पर चर्चा हो पाएगी यह कार्य मंत्रणा समिति में स्पष्ट किया जाएगा। इसकी बैठक होगी और इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि इन मुद्दों पर बातचीत बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है? RT-PCR रिपोर्ट के साथ ही आपको प्रवेश मिलेगा। रिपोर्ट न लाने पर एंटीजन टेस्ट तुरंत किया जाएगा, उसके अनुसार फिर आपको अंदर पूरी तरह से एंट्री मिलेगी। दोनों डोज वैक्सीन की लगनी यहां पर अनिवार्य बताई गई है। 50% उपस्थित भी, जिस तरह से नियम है कि अगर विधानसभा में आप जा रहे हैं तो 50% की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ये कहा जाता है। और ये तमाम नियम ऐसे हैं जो कि विधानसभा के और संसद के सामान्य नियम कहे जाते हैं, उनके अनुसार भी ये तमाम नियम पहले से ही लागू किए गए हैं। इस बार सत्र 2 दिन चलेगा और इसीलिए सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी विधायकों से ये पूरी तरह से गुजारिश की गई है कि विधायक उपस्थित रहें ताकि सार्थक चर्चा हो पाए। सिर्फ प्रश्नों को देकर पटल पर वहां से नदारत ना रहें और इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के विधायक भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मौजूद रहें ताकि यह निश्चित रूप से बहुत ही सार्थक सत्र जा पाए। लेकिन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं टक्कर होने के पूरे आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। आगामी सत्र के लिए 250 प्रश्न सामने आए हैं। इसमें कांग्रेस की तरफ से भी प्रश्न आए हैं और यहां पर बीजेपी की तरफ से भी प्रश्न यहां पर सामने आए हैं। और अगर बात करें मुद्दों की तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी यह रहने वाला है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से विधानसभा के बाहर से विरोध कर रही है, अपनी तमाम बातों को बोल रही, क्या उसका असर भी पड़ेगा? क्या उसका जो सुर है वो पूरी तरह से विपक्ष से मिलता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि निश्चित रूप से अभी प्रतिनिधित्व करना बाकी है और आम आदमी पार्टी पहले भी बोल रही कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है, हमारा मुकाबला कांग्रेस से नहीं। जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में जहां जहां जा रही वहां पर दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस साफ हो जाएगी, बीजेपी से हमारा मुकाबला होगा और हम कड़ी टक्कर देने वाले, मतलब यह पहले से ही माना जा रहा है। आपको बताएं कि हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। आपको पहले एक बार उनसे रूबरू करा दूं कि कौन कौन से मेहमान मेरे साथ हैं। आपको बताएं हनी पाठक हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। आपसे ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आप विधानसभा के सत्र में चाहते हैं कि इन पर चर्चा हो और इन पर एक सार्थक संवाद हो, कहीं हंगामे की भेंट न चढ़े। देखिए, ऐसा है, ऐसा कोई मुद्दा हम लोगों ने बनाया नहीं है जो कि बहस का रूप ले, क्योंकि हम लोगों ने जनता से सीधा संवाद किया हुआ है, जनता से रूबरू हो रहे हैं। और अभी 3 दिन पहले भी पुष्कर धामी जी ने एक योजना चलाई होगी, आपने देखा होगा
कि पोर्टल के वो सीधे पोर्टल के जरिए और ये डायरेक्ट आप सीएम से बात कर सकते हैं, ये संवाद कर सकते हैं। ये संवाद के जरिए मुख्यमंत्री जी से अपनी दुविधा, अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या है जनता की जिसका निराकरण करने के लिए कोई बहस करनी पड़े सदन में। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को तो बिना कारण से ही मुद्दा उठाने की आदत पड़ी हुई है। वो नेक काम में भी कमियां ढूंढेगा ही। एक बात है ना, जो अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी बात है सब चीज का है कि राम जी रावण को नहीं समझा पाए थे, कृष्ण जी दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इतने नेक काम कर रही है तो कांग्रेस बातें इतनी उठाएगी तो हम लोग उसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, राम जी रावण को नहीं समझा पाए, कृष्ण जी दुर्योधन को, तो हम लोग कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को क्या समझाएं? क्योंकि फिर ऐसे लोगों को समझाना, जब इतने बड़े बड़े ज्ञानियों को कोई नहीं समझा पाया तो इनको क्या कोई समझा पाएगा? आपको क्या लगता है कि गैरसैंण का जो मुद्दा लगातार आपके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रश्न लगातार बनता आया, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय से ही ये प्रश्न बहुत ज्यादा हर बार उठा है, जब भी कोई सत्र शुरू हुआ है गैरसैंण की बात जरूर आई है। क्या गैरसैंण को लेकर भी आपके पास सारे जवाब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ी बात सुनी थी, इनके कांग्रेस के काफी कदावर नेता, ये लोग मानते हैं, हमारी तरफ से नहीं माना जाता है उसको, कि उन्होंने ये कहा था कि शायद इनके मंत्रियों को ठंड बहुत ज्यादा लगती है तो वहां पर सदन नहीं करना चाहते, सत्र नहीं करना चाहते हैं। तो शायद ये बयान भूल चुके हैं। स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी ने ये कहा था कि सत्र वहां ना करने की अपील करी थी इन्होंने, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती थी वहां पर। तो शायद ये, क्योंकि अब वो है नहीं तो उनके बारे में वो शायद ये भूल गए हैं, क्योंकि जब वो सिंह जीवित तो दोनों हमेशा एंटी पार्टी में रहा करते थे। वो उनको गिराने का और वो उनको गिराने का प्रयास करती थी। तो मैं एक बात बताऊं, ये लोग तो दूसरों से बहस करने से बेहतर है कि अपने ही लोगों से बहस करें, क्योंकि इन लोग अगर अपनों से ही बहस करेंगे ना तो उसी नहीं, यही तो एक प्रश्न पूरे उत्तराखंड की जनता भी अब इस वक्त जानना चाहती कि जब गैरसैंण को राजधानी घोषित नहीं किया जा रहा था तब लगातार विपक्ष बोल रहा था कि नहीं, इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब उसके बावजूद भी लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ आपको, मैंने यही तो अभी मैंने सारी चीज का यही कहा ना कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों को, इतने बड़े बड़े ज्ञानियों को कोई नहीं समझा पाया तो उनकी श्रेणी में तो ये कुछ भी नहीं है, तो इनको किस चीज में कोई समझा पाएगा? और अभी आपकी जो डिबेट चल रही थी उसमें मैंने सुना कि जो ब्रेकिंग चला रहे थे आप लोग कि ये योजनाएं बताई हैं प्रियंका गांधी जी ने कि यहाँ हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी वहां सरकार आई तो हम 40% आरक्षण महिलाओं को देंगे। तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगी कि आम चुनाव से पहले 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है ना। पंजाब में अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि न्यूज वालों को ज्यादा अच्छे से पता होता है, तो यहाँ पे शायद कांग्रेस की ही सरकार है। 3 महीने के गैस के सिलेंडर 3 साल के इन्होंने अब तक वहां पर क्यों नहीं फ्री दी है? 40% महिलाओं को आरक्षण, क्या वहां पर इनके क्या भारतीय जनता पार्टी ने हाथ रोक रखे थे? वहां पर क्यों नहीं इन्होंने अभी तक आरक्षण नहीं दिया? मतलब वहां आरक्षण अभी तक नहीं दे सकते इनको। छत्तीसगढ़ पे भारतीय जनता पार्टी ने हाथ रोक रखे थे, मध्य प्रदेश में हाथ रोक रखे थे, कर्नाटक में, राजस्थान में, इन सब जगह हाथ रोक रखे थे। सिलेंडर फ्री देने को वहां पर हाथ रोक रखे थे, लेकिन यहाँ पर अब मतलब आएंगे तो हम देंगे फ्री, अब अगर हम आएंगे तो 40% आरक्षण देंगे, अब हम आएंगे तो महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम आते तो हम नहीं करके देते। ये किस प्रकार की दकियानूसी बातें करते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। इनका हाथ क्या कभी किसी ने रोक रखा था? क्यों नहीं ये करके दिखाएं? अब तक मतलब लॉलीपॉप देना है तो चुनाव के समय ही देना है, उससे पहले मतलब नहीं आपका देना। ये बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि देखिए, अब इसमें 2 तस्वीरें हैं उत्तराखंड की जनता के सामने। एक तरफ आपका पक्ष है कि आप लगातार बता रही हैं कि हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की, जो हमने गैरसैंण की बात कही थी वो हमने अपना वादा पूरा करके दिखाया, घसियारी योजना से निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा। लेकिन विपक्ष ये बोल रहा है कि जो भी इन्होंने ये योजनाएं लागू की वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आती हैं, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। देखिए, घोषणा मंत्री किसको कहा जाता था ये सबको पता है। और अभी कुछ दिन पहले एक बयान और भी मैंने सुना था इनके कांग्रेसी के एक बंदे का कि मैं एक दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहता हूँ। तो किसी एक बंदे को हमारे यहाँ पे आशा हो गई कि शायद मैं ही कहीं वो दलित मुख्यमंत्री ना बन जाऊं, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा आशावादी बनते हुए, महत्वाकांक्षी, मैं कहूंगी महत्वाकांक्षी बनते हुए भारतीय जनता पार्टी को त्याग कर
कांग्रेस में कदम रखा, लेकिन शायद ये दलित बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैंने एक आंकड़ा इनके एक बहुत ज्यादा इस समय न्यूज चल रही है वो निकाली मैंने, दलित ही है एक इनके रमेश राम जी, जो ये लोग दलित की दुहाई देते हैं, कांग्रेसी में है वो, कांग्रेस में है वो दलित राम जी। इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है उसके जीता जाता सबूत है। कांग्रेसी नेता अजय गब्रियाल जी ने मुंशियारी महोत्सव में गोली चलाई थी और दलित रमेश राम जी को वो गोली लगी थी, और गोली कांड के आरोपी अजय सिंह गब्रियाल जी हरदा जी के इतने करीबी माने जाते हैं कि उन्हें जिला महामंत्री का पद तक मिला है, और तो और उनके साथ वो मंच भी साझा करते हैं, और कांग्रेस का हाथ दंगइयों के साथ, और फिर राम नाम जपते हैं, और फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस दलित के साथ है और दलित को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ये किस प्रकार की राजनीति करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये किस प्रकार की राजनीति करते हैं। पहले तो आपस में ये लोग बहस कर ले, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाकर बहस करे तो शोभा देता है, मुझे ये समझ में आता है। अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और वो लगातार ये बोले कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से नहीं है उत्तराखंड के अंदर, हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि पहले इनको 11 सीटें मिल गई थी, अब की बार तो 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे, हमारा मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी को हम करारी शिकस्त देने वाले हैं। देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी को तो मैं छोटा सा पौधा भी मानकर नहीं चलती, हम छोटा सा पौधा भी मानकर नहीं चलते हैं। और देखिए महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको अगर लग जाती है उसको लग जाती है। मात्र एक किताबें आती है ना, मात्र कभी भी स्टेशन वगैरह में आप देखेंगे तो एक किताबें आती हैं, इतने दिन में इंग्लिश पढ़ना सीखे, इतने दिन में ये करना सीखे, इतने दिन में वो करना सीखे। तो मैंने भी एक निकाला है, मात्र 49 दिनों में झूठ बोलना कैसे सीखे, अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के कसम खाकर। 22 पे करगिल के शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, मैं अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैं कोई भी सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, मैं कोई भी गाड़ी सरकारी नहीं लूंगा, और फिर उसके बाद अपनी वैगन आर में कभी नजर नहीं आते हैं। फिर गोवा में बड़ी देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि गोवा जाना बुरा है, हमारे नेता भी जाते हैं, सब जगह जाना चाहिए, हर किसी को जाना चाहिए, छुट्टी मनाना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन फिर डाइस पे खड़े होकर अपने बच्चों की झूठी कस्में नहीं खानी चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए। तो मात्र 49 दिनों में झूठ कैसे बोलना चाहिए सीखना चाहिए, ये अगर किसी से सीखना हो तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे इसमें मतलब आपका ये है कहना कि जो भी उनके इस समय प्रतिनिधि चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो वो रोजगार गारंटी एक पत्र सौंपा जा रहा है उनके द्वारा, ये कहा जा रहा है कि अगर हम आगे जाएंगे तो हम बिजली फ्री में कर देंगे, वो ये सारे झूठे वादे हैं इनके। देखिए एक ये होता है ना रोजगार गारंटी कार्ड और बिजली कार्ड, ये इनकी ये सोच देखिए किस स्तर तक जा रही है। ये एक कार्ड लेकर चल रहे हैं और उस कार्ड में ये नहीं लिख रहे हैं कांग्रेस के सदस्य बनिए, वो जैसे हम लोग ना सदस्य भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए ये बटन दबाइए, ये मिस कॉल नंबर पे मिस कॉल करिए। हम लोगों ने सदस्यता अभियान जब चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कार्य किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि अगर बिजली फ्री चाहिए आपको तो फिर ये कार्ड भरिए, तो इससे आप लोग हमारे से जुड़ेंगे और आपको ही जो ये कार्ड भरेगा उसको अगर हम सत्ता में आते हैं तो बिजली फ्री देंगे। तो ये लालच से अपने आप को जनता से जोड़ रहे हैं, इनकी मेंटालिटी देखिए, ये सदस्य ठीक है। आपके इन तमाम आरोपों को जवाब देने के लिए हमारे साथ अमरेंद्र बिष्ट, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपको प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद आलोक जी। अमरेंद्र जी, जिस तरह से लगातार बीजेपी का आरोप यह है कि आप पहले तो आप झूठ बोलते थे, उसके बाद आपने सत्ता पा ली और अब आप दिल्ली मॉडल की बात करके उत्तराखंड की जनता को आप गुमराह कर रहे हैं, आप उनको लालच दे रहे हैं, इस तरह का आरोप बीजेपी का आपके ऊपर लगातार लगाया जा रहा है। देखिए मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता की बातचीत को सुन रहा था और हमारे जो राजनीतिक शिष्टाचार है, जो राजनीतिक हमारी जो परवरिश है, हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे। जिस तरीके से वो किसी किताब का जिक्र कर रहे थे कि 49 दिन में झूठ बोलना कैसे सीखें, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने बात शुरू की तो बात को मैं खत्म करूंगा। पूरे भारत के अंदर इस समय पिछले 7-8 सालों से इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की, भारत के भूगोल के साथ छेड़छाड़ करने की, भाजपा यहाँ की जो सीमाएं हैं, जो देश की सीमाएं हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की, जो झूठ बोलने को लेकर के जो एक पूरा विश्वविद्यालय या प्रधानमंत्री जी के रूप में इस देश में है, ये सबको मालूम है। और निश्चित तौर पर उनको 49 दिन की किताब नहीं पढ़नी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी पर उनको शोध नहीं करना चाहिए, बल्कि
उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक पूरा झूठ का एक पुलिंदा है, झूठ का एक विश्वविद्यालय है, और उस विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो वहाँ पूरा जो झूठ ऊपर से चलता है वो नीचे तक आता है, उनको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, वो पूरा जानते हैं इस बारे में। पहली बात। दूसरी बात, जैसा इन्होंने कहा कि हमारी बिजली की गारंटी को लेकर के जो सवाल आपने इनसे किया, मैं उस पर आना चाहता हूँ। हमने बिजली की जो 300 यूनिट मुफ्त देने की जो गारंटी का जो कार्ड जारी किया था, उस कार्ड के साथ एक फॉर्म भी जारी किया था, और उस फॉर्म में हमने स्पष्ट इस बात को लिखा था कि हम किस तरह से इस योजना को लागू करेंगे, ये योजना किन किन लोगों को मिलेगी, और इस योजना को लेकर के जो तमाम शर्तें थी उसमें हमने उसका उल्लेख किया। उसकी जानकारी चूंकि भाजपा के प्रवक्ता को नहीं है, इसलिए वो आधी अधूरी बात कर रहे हैं। रही लालच की बात, जहां तक लालच की बात है, आलोक जी आपको याद होगा कि किस तरह से जब लोकसभा चुनाव था उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए भेजने का काम किया, और किस तरीके से आजकल मैं उत्तराखंड के संदर्भ में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। परसों ही देहरादून में मुख्यमंत्री धामी जी ने सरकारी खर्चे पर उत्तराखंड की तमाम जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां उन पर करोड़ों रुपए सरकार का खर्चा कर उनको देहरादून सिर्फ इसलिए बुलाया कि वो उनका आभार व्यक्त कर सके। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जन कल्याण की योजनाएं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी चला रही है। हम इसके लिए भाजपा को भी श्रेय देते हैं, हम कांग्रेस को भी श्रेय देते हैं कि जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उन्होंने भी कुछ शुरू की थी, और अगर आज हम जन कल्याण की कुछ योजनाओं पर काम कर रहे हैं तो इनको ये मुफ्तखोरी लगती है। मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि इस देश में यदि कोई मुफ्तखोर है तो इस देश के सत्ता में बैठे हुए राजनेता हैं जो विधायक बनकर, मंत्री बनकर, सांसद बनकर, प्रधानमंत्री बनकर जनता के पैसे से अपनी एक और प्रश्न है मेरा आपसे अमरेंद्र जी, क्योंकि देखिए आप पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, तो अभी आपके प्रतिनिधि शीतकालीन सत्र में मौजूद नहीं होंगे जो कि विधानसभा के अंदर आपकी बात को रख सके। आप क्या चाहते हैं कि किन किन मुद्दों पर बातचीत हो? अब देखिए पूरे 5 साल हो गए हैं, 2 दिन का सत्र है, और ये सिर्फ रस्म, आप भी आलोक जी जानते हैं, ये रस्म अदायगी का सत्र है, इसमें कुछ होना नहीं है। सिर्फ कुछ जो गलत डिसीजन इन्होंने लिए थे, सिर्फ उनको ठीक करने का जो इन्होंने रोल बैक किया उसको अब सदन में इनको पास कराना है। उसके अलावा कुछ और ऐसे काम जो इनको पास कराने होंगे। अब हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये निकम्मी सरकार अपने जाते जाते कोई काम करने वाली है। अब ऐसा ये उम्मीद करना तो अपने आप को बहुत भोला और बहुत मासूम समझना जैसा है। अब कोई काम 2 दिन के सत्र में होना नहीं है, चूंकि ये रस्म अदायगी का सत्र है, और जहां पिछले 5 सालों में 20 सत्र तकरीबन 2 दर्जन सत्र हुए, उन सत्र विधानसभा सत्रों में इन सरकारों ने कौन से विकास की योजनाएं लागू की, कौन से जो रोजगार के मुद्दे को लेकर के ये जनता के बीच में गए थे, जो यहाँ के विकास को लेकर के जनता के बीच में वोट मांगने गए थे, तो जब उस पर काम हुआ ही नहीं, तो अब अंतिम सत्र में वो भी 2 दिन का रस्म अदायगी का सत्र, तो उसमें इनसे हम कोई उम्मीद नहीं करते कि ये काम करने वाले हैं। जी बताएं आलोक जी। जवाब दीजिए। इनका ये कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ रस्म अदायगी करेंगी, शीतकालीन सत्र में कुछ खास नहीं होने वाला। देखिए ऐसा है, जो आज तक रस्म अदायगी करते आ रहे हैं वो दूसरे को रस्म अदायगी ही समझते हैं। आज तक इन्होंने रस्म अदायगी तो करा है। इन्होंने ये कहा था दिल्ली में कि आलोक जी मैं थोड़ा आलोक जी देखिए समय कम है, आलोक जी मेरा आलोक जी सत्ता पक्ष मेरा सवाल जोड़ दीजिएगा बस प्लीज। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मैडम जवाब दे, फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। मेरा एक सवाल जोड़ दीजिएगा और मैडम से पूछ लीजिएगा कि 2 दिन का जो ये शीतकालीन सत्र है इसमें कौन कौन से मुद्दे आने वाले हैं, इसमें सरकार कौन कौन से विकास के कार्य लागू करने वाली। जवाब लीजिए प्लीज, बोलिए हनी पाठक। देखिए ऐसा है, जिसने आज तक रस्म अदायगी करी है वो आज तक करते आए हैं। अन्ना हजारे जी के साथ वहां पर बैठे, उनकी पीठ पे छुरा घोंपे, फिर मनीष सिसोदिया जी को उठाकर बाहर कर दिए, किरण बेदी जी को उठाकर बाहर कर दिए, जो इनसे आगे निकलता हुआ उनके पीठ पर छुरा घोंपे। तो ये व्यक्ति से मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्ति कभी जिसने इनको साथ बढ़ाया उसको ही पीछे हटा दिए हो।
तो ये जनता का क्या भला करेंगे, इस व्यक्ति का चाल चरित्र इसी तरीके से समझ में आता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगी आलोक जी, उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हैं ना ये लोग, यही ये कह रहे हैं ना कि हम उत्तराखंड का भला करना चाहते हैं, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, ठीक है, ये यही कह रहे हैं ना, उत्तराखंड के बारे में अच्छा करना चाहते हैं। जो व्यक्ति उत्तराखंड के बारे में अच्छा करना चाहता है वो व्यक्ति ये कहता है कि हम यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए दिल्ली से अयोध्या लेकर जाएंगे एसी की बस को, और एसी की ट्रेन में टिकट को फिर फ्री में करके लेकर जाएंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे। मतलब वो व्यक्ति अभी भी यहाँ पर चारों धाम के लिए दिल्ली से लोगों को लेकर आने के लिए संतुष्टि वाला जवाब नहीं दे रहे हैं। वो ये कहते हैं अयोध्या लेकर जाएंगे। हाँ ठीक है, अयोध्या नगरी भी बाबा राम की नगरी है, जाना चाहिए, लेके जाना चाहिए, बिल्कुल लेके जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन जब तुम उत्तराखंड की बात कर रहे हो, उत्तराखंड के लोगों की बात कर रहे हो, देवभूमि की बात कर रहे हो, और देवभूमि के रोजगार की, देवभूमि के विकास की बात कर रहे हो, तो मतलब देवभूमि के विकास में चारों धाम नहीं आते हैं, और फ्री में तुम तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके आ रहे हो, फ्री में यहाँ के लिए, तो मतलब तो यहाँ क्या शीतकालीन सत्र में ऑल वेदर रोड की भी बातचीत होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप सबका ही रहा है? बिल्कुल होगी। ऑल वेदर रोड कितनी अच्छी बात है, आप ये सोचिए वहां पे 6 महीने के लिए लोगों के रोजगार ठप हो जाते हैं आलोक जी। 6 महीने के लिए इन लोग जो बचा के 6 महीना रखते हैं ना, उसी 6 महीने में उनका बेचारों का गुजारा होता है। उनके बारे में सोचते हुए अगर सोचा जाए कि 10 रुपए की मैगी वो लोग 15 रुपए में बेच के किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं, उनके बारे में सोचते हुए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऑल वेदर रोड का शुरुआत करी है। क्या ये गलत है? जिस तरीके से खच्चर किस तरह से सिलेंडर को खींच के लेके जाता है ऊपर, कितने कितने दिन तक चूल्हे में वो लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, ठीक, क्या उनके बारे में सोच रहे हैं, ऑल वेदर रोड के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति गलत? ठीक है, तो मतलब आप दोनों के विषय बिल्कुल साफ हैं, आप दोनों का मंतव्य बिल्कुल साफ है कि चर्चा किस पर होनी चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दोनों ने साफ कर दिया कि निश्चित रूप से मुद्दे तो हम जनता के उठाएंगे, अब जनता को व्यापक रूप से कवर करने वाला मुद्दा किसके पास है, यह सबसे बड़ा प्रश्न अब यहां पर खड़ा होता है। क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा है जिससे पूरा उत्तराखंड प्रभावित होगा, या आम आदमी पार्टी का विजन इतना बड़ा है कि उससे उत्तराखंड की जनता इस बार भरोसा करेगी, या कांग्रेस इस बार समझाने में कामयाब रहेगी कि अब की बार विकल्प हम बन सकते हैं? आप भी इन विकल्पों को समझने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। दो दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस महोत्सव में सबके मंगल की कामना के लिए गीता पाठ, महाआरती और दीपदान जैसे विशेष आयोजन हैं। आजादी के 75वें वर्ष में कुरुक्षेत्र के 75 तीर्थों में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं दीपोत्सव के आयोजन से इस उत्सव को नया उत्कर्ष मिलेगा। इस महोत्सव में आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव, सरस्वती नदी जैसे अनेक तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित इस भव्य, दिव्य और अनोखे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपका स्वागत है। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपकी लाडली हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी? आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स।